हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था और उसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल और SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में डिटेल से पढ़ा था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि एसएन रिएक्शन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और अगर वो टॉपिक आप छोड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस लेक्चर में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं आज की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम, बड़ा ही लंबा टॉपिक का नाम है रासायनिक पहलू, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा SN1 अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, यानी SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया में वाल्टन प्रतिपन्न होता है, अर्थात SN2 अभिक्रिया वाल्टन प्रतिलोमन द्वारा संपन्न होती है। इसमें हम ये बात करेंगे कि SN1 अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण किस प्रकार बनता है और क्यों बनता है। इसी प्रकार SN2 अभिक्रिया में वाल्टन प्रतिबंध किस प्रकार होता है और क्यों होता है। लेकिन क्योंकि टॉपिक पर आने से पहले हम स्टीरियोकेमिकल कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, और उसके बाद सेकंड आणविक असममितता, प्रतिबिंब रूप समावयवी, उसके बाद रेशमीकरण क्या होता है, फिर धारण, प्रतिलोमन और रेशमीकरण, इनको पढ़ेंगे और एंड में हम टॉपिक तक पहुंचेंगे कि SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, SN2 अभिक्रिया में वाल्टन प्रतिपन्न होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टॉपिक पर आने से पहले उससे संबंधित कुछ वर्ड हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो, मेन चीज ये है कि SN1 जो रिएक्शन है और सेकंड कौन सी रिएक्शन है, SN2 अभिक्रिया। तो SN1 जो रिएक्शन है ये रेशमीकरण द्वारा संपन्न होती है। और SN2 अभिक्रिया जो है ये वाल्टन प्रतिपन्न, इसको प्रतिलोमन भी बोलते हैं, द्वारा संपन्न होती है। तो टॉपिक पर आने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, समतल ध्रुवित प्रकाश PPL व ध्रुवण गुणकता। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि हम साधारण प्रकाश से
निश्चित तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश प्राप्त कर उसे निकोल प्रिज्म में से गुजारें तो प्राप्त प्रकाश में कणों के कंपन एक निश्चित तल में होते हैं। इस प्रकार का प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल कहलाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो सपोज करो ये अपने प्रकाश का स्रोत है, लाइट सोर्स। इससे हम क्या करेंगे, लाइट को जो है हम स्लिट में से गुजारेंगे, छोटा सा छेद वाला उपकरण होता है, यहां से गुजारेंगे। ये कटा हुआ नहीं है, जैसे मान लो पेन है तो इसमें छेद है, इसको 3D या बोर्ड में नहीं बना सकते, इसे बीच में कट बताया है। फिर इस प्रकाश को हम किसमें से गुजारेंगे, ये ट्राइंगल शेप का 3D उपकरण होता है प्रिज्म, जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इस प्रकाश को हम जैसे ही निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो हमें प्रिज्म में से जो प्रकाश प्राप्त होगा उसमें प्रकाश के कणों के कंपन एक निश्चित तल में होंगे। यानी जो लाइट आ रही है उसमें प्रकाश के कणों के कंपन संचरण के लंबवत एक दिशा, जबकि जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें प्रकाश के कणों के कंपन कुछ ऐसे होते हैं, हर दिशा। आगे बात ध्यान में, ये जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो हमने क्या किया, साधारण प्रकाश से निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश प्राप्त किया स्लिट से, इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा, जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसमें प्रकाश के कणों के कंपन एक निश्चित तल में है। यूं कह सकते हैं, मान लो प्रकाश संचरण ऐसे हो रहा है तो लंबवत एक निश्चित तल में ही हुए, तो निश्चित तल वाला जो प्रकाश है इसको हम क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखो डेफिनेशन क्या हुई, साधारण प्रकाश जो नॉर्मल प्रकाश स्रोत है उससे इससे हम प्राप्त कर रहे हैं निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली किरण, निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरण प्राप्त कर इसे, ये जो निश्चित तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है इसे निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर जो प्रकाश है, प्रकाश के कंपन निश्चित तल होते हैं। अब जो प्रकाश है ये है प्रकाश लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीएल, पी फॉर प्लेन समतल, फिर नेक्स्ट पी फॉर पोलराइज्ड ध्रुवित, एल फॉर लाइट प्रकाश कहलाता है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। लिख सकते हो आप, छोटी सी है, साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश पीपीएल कहलाता है। अब देखो बात करते हैं आगे ध्रुवण गुणक। देखो वह यौगिक, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो पीपीएल के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, या तो वो राइट साइड घुमाएंगे या लेफ्ट साइड घुमाएंगे। जो
पीपीएल के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं उसको हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक यानी प्रकाशिक सक्रिय। और पीपीएल के तल को दाईं और बाईं ओर घुमाने का जो गुण है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण गुणक। आगे बात में तो वह यौगिक जो पीपीएल के तल को, ये जो लाइट इसको या राइट साइड या लेफ्ट साइड, तल को दाईं क्लॉकवाइज या बाईं एंटी क्लॉकवाइज और घुमाते थे, उनको क्या बोलेंगे? देखो दो वर्ड है, प्रकाशिक सक्रिय, वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेंगे, या ध्रुवण गुणक। वह ये घुमाने की जो प्रॉपर्टी है, यह गुण है, उसको बोलते हैं ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक सक्रियता। कहलाता है जो पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाएंगे वो डी प्लस समावेवी, जो बाईं ओर घुमाएंगे वो एल माइनस समावेवी। तो देखो जो पीपीएल के तल को दाईं ओर राइट साइड घुमा दे उसको बोलते हैं डी या प्लस समावेवी। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, घड़ी की सुई की दिशा में से। और इसका जो विपरीत है, जो पीपीएल के तल को लेफ्ट साइड बाईं ओर घुमा दे, उनको हम क्या बोलेंगे? एल माइनस समावेवी। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, घड़ी की सुई की दिशा में। एल फॉर लेवल रोटेटरी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। डी प्लस को हम दक्षिणावर्त गुणन भी बोल सकते हैं, इसको हम वामावर्त गुणन भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पीपीएल का तल है, दाईं ओर घुमाएंगे इस तरफ डी प्लस, बाईं ओर घुमाएंगे इस तरफ एल माइनस। अब कितना घुमाएंगे, ध्रुवण कोण कितना होगा? ध्रुवण कोण को हम ध्रुवण मापी से मापते हैं। किसे मापते हैं? ध्रुवण मापी से। नोट कर देता हूं, ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण को ध्रुवण मापी से एक कंट्रेस्ट आता है, माप लेता। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हाई क्लास में तो आपको इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ होगा। अब ये जो पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाने वाले डी प्लस, पीपीएल के तल को बाईं ओर घुमाने वाले एल माइनस जो समावयवी हैं, इनको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। और गुण क्या कहलाता है? प्रकाशिक समावयवी। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं स्टार। ये अपने कहा था संकुल यौगिक वाले चैप्टर में, तो और मैंने आपको कहा भी था कि मैं वहां पर डिटेल से पढ़ाऊंगा, कहा था पढ़ा रहा हूं। तो डी प्लस में एल माइनस जो समावयवी है, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी। और इनका जो गुण है क्या कहलाता है? प्रकाशिक समावयवी।
कहलाता है। तो यहां पर ये एक नंबर जो पॉइंट है, समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवण गुणवत्ता हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नंबर 2, आणविक असममितता। देखो अपना टारगेट क्या है, हम प्रकाशिक समावयवता को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन होंगे। क्योंकि बात यह है कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होंगे तभी तो वाल्डन इन्वर्जन हम समझ पाएंगे, तभी हम समझेंगे रेशमीकरण। क्योंकि मैंने बताया था कि यदि प्रारंभ में लिया गया यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है तो SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण बनेगा और SN2 में वाल्डन इन्वर्जन होगा। तो अपना टारगेट यही है कि हम प्रकाशिक समावयवता को डिटेल से समझेंगे, फिर बताएंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल लेंगे, फिर पॉइंट पाएंगे। आणविक असममितता वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो उसको हम बोलते हैं किरेल कार्बन या असममित केंद्र या किरेल केंद्र कहते हैं। देखो आणविक असममितता में वह कार्बन जिसकी एग्जाम्पल लेंगे हम किरेल के चारों संयोजकताओं पर, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। अब चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्डेड होनी चाहिए, चारों संयोजकताओं पर सारे ग्रुप भिन्न होने चाहिए, एक भी समान नहीं होनी चाहिए, भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं हो दो समान हो। उसको हम क्या कहेंगे, देखो खूब नाम है इसके, किरेल केंद्र, किरेल कार्बन, असममित केंद्र, और भी नाम है त्रिविम केंद्र। सारे लिखवाने का मेरा पर्पज ये है कि नाम तो कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए चीजें एक ही है। क्या लगता है? ये समझ आ गया आपके? एग्जाम हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम लेते हैं किरेलता। किरेलिटी क्या होगी? अब जिसमें किरेल कार्बन होगा वो किरेलता प्रदर्शित करेगा। जो वस्तुएं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है उनको हम बोलते हैं किरेल वस्तुएं, और गुण क्या कहलाता है? किरेलता। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वह अणु जो परस्पर, या यूं कह सकते हैं वह अणु जो एक दूसरे वह अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, किरेल अणु, तथा यह गुण किरेलता कहलाती है। जैसे अगर हम वस्तु की बात करें तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया भी था, वापस हम इसको ले रहे हैं। समतल दर्पण जो हम आईना जिससे हम बाल मुंह देखते वो वाला नहीं है, लैब का अलग आता है। उसमें पार्श्व परावर्तन होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। यानी मैं अगर उसके सामने ये वाला कान पकड़ूंगा तो उसमें दिखेगा कि राइट वाला पकड़, राइट वाला पकड़ूंगा तो कांच में दिखेगा लेफ्ट वाला पकड़ रहा हूं। अब उस कांच के आगे मैं अगर मेरी ये जो हाथ है इसको ऐसे ऐसे रखूं तो ये मेरा मूल हाथ जो है इसको हम बोलते हैं बिंब, और कांच में जो दिख रहा है दर्पण में उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जब मैं इस हाथ को ऐसे रखूंगा तो दर्पण में ऐसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा? ऐसा। अब मैं ये बिंब, ये प्रतिबिंब, इसको मैं बिना पलटे अगर ऐसे लेकर आऊंगा तो देखो क्या ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा? होगा क्या? देखो अंगूठे के ऊपर ये छोटी वाली उंगली जाएगी, उंगलियों के ऊपर अलग अलग उंगलियां आएंगी, इस छोटी वाली उंगली के ऊपर क्या जाएगा? ये अंगूठा। यानी ये हुबहू अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अध्यारोपण का मतलब होता है ऐसा, यानी हुबहू हाथ अंगूठे के ऊपर अंगूठा और सेम उंगलियों के ऊपर सेम उंगली, ये होता है अध्यारोपण। लेकिन किरेल वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती। तो किरेलता में टॉपिक समझ आ गया? वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर
अध्यारोपित नहीं होती है उनको हम बोलेंगे किरेल वस्तुएं। और जो ये गुण है ओवरलैप नहीं होने का वो क्या कहलाता है? किरेल, किरेलिटी। इससे ठीक विपरीत एक किरेल, इसमें एग्जांपल जैसे अपने हाथ के दस्ताने, ग्लव्स ऑफ हैंड जो हम सर्दी में पहनते हैं, और वह वस्तुएं जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उनको बोलेंगे एक्रेल वस्तुएं। उनकी जो प्रॉपर्टी उसको हम क्या करेंगे? एक्रेल। जैसे ग्लास, अब देखो ये मान लो एक ग्लास है, इसको अगर हम इसके दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर रखेंगे, सॉरी दर्पण के सामने रखेंगे, तो ये ऐसी ही दिखाई देगी दर्पण जैसी ये है। इसको पकड़ के इसको ऊपर रखेंगे तो ये दर्पित होगी, लेकिन हाथ के जो दस्ताने हैं, डायग्राम में बनाऊं, देखो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसमें गलतियां नहीं ढूंढे। ये हाथ का दस्ताना ऐसा है, इसको जब हम समतल दर्पण के सामने रखेंगे ये दिखाई कैसा देगा? इसको पकड़ के हम यहाँ रखेंगे तो ये जो अंगूठा है ये यहाँ है, यानी अध्यारोपित नहीं हो रहा है। तो वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती, किरेल वस्तुएं, और जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? किरेल वस्तुएं कहलाती है। किरेल अणु भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो आणविक असंवेदना में अब हम कुछ किरेल वस्तुएं छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर किरेल अणु के एग्जाम्पल ले रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो अध्यारोपित होगी या नहीं होगी। वो प्रकाशिक सक्रिय होगी तो किस प्रकार होगी? कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे स्मार्ट बोर्ड के जमाने में सर व्हाइट बोर्ड बढ़ा रहे हैं, हम भी जल्दी लाएंगे व्हाइट बोर्ड, चैनल अगर ऐसा ग्रोथ कर लें व्हाइट बोर्ड भी नहीं अपने। लेकिन बोर्ड इरेज करने के बाद हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अपना टॉपिक क्या है, इसीलिए मैं उसको वापस लिखता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके प्रोपेन टू ओल का। देखो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, जैसी बात है 1 2 3। टू ओल का मतलब है 2 पर जुड़ा हुआ OH, बस बैलेंस पूरी कर दो। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें 1 2 3 और ये चौथा। यहां पर ये जो कार्बन है ये किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये भी मैथिल समूह है और ये भी मैथिल समूह है, 2 समूह समान है। किरेल कार्बन के लिए चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो ये क्या है? ये अणु जो है एक किरेल, इसमें किरेल कार्बन नहीं है, इसीलिए ये प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित नहीं करेगा। देख बात करते हैं, कार्बन है इससे जुड़ा हुआ OH है,
इससे एक जुड़ा हुआ CH3, दूसरा भी CH3, तीसरा H। ठीक है, रखो इसके सामने मिरर। तो दर्पण रखेंगे तो दर्पण में ये जो राइट है OH ये हो जाएगा लेफ्ट। CH3 है, CH3 है, ध्यान से। अब हम इसको घुमाते हैं 180, 180 घुमाएंगे। तो 180 घुमाएंगे तो पलटेगा वापस, और पलटते ही इस कार्बन का वो चल जाएगा इधर। अब देखो हाइड्रोजन जहां था घूम के वहीं आएगा, लेकिन ये CH3 इसकी जगह चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा इसकी जगह। अब कहीं भी आए, हमने मिरर प्लेन रखा, इसको 180 घुमाया, इसको पकड़ के इसके ऊपर रखा, अध्यारोपित हो गया। CH3 ऊपर CH3, इस CH3 ऊपर ये CH3, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन की जगह कार्बन, OH की जगह OH, यानी हूबहू है। जैसा ये है वैसा का वैसा ये है। तो ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, ये कैसा है? एक ग्रे अणु है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्यूटेन 2। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन बना रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 पर ओल है, 2 पर OH। बैलेंस पूरी कर दो। 3 एक बंद बना रखा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने बना लिए 1 2 3, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने 1 और 1 ये 2 बनाए, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया ब्यूटेन 2। ये प्रकाशीय सक्रिय होगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे एक जुड़ा हुआ CH3, एक जुड़ा हुआ CH2 CH3, एक जुड़ा हुआ OH, एक। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये किरेल कार्बन वाला अणु है, यानी ये कैसा अणु है? किरेल। इसमें आणविक असमता होगी, ये प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करेगा। अब करेगा कैसे करेगा? देखो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन पहला, इससे जुड़ा हुआ CH3, ठीक है। फिर इससे कौन जुड़ा हुआ? C2H5। अब इससे कौन जुड़ा हुआ? OH जुड़ा हुआ इससे। प्लेन रखेंगे, ये जैसे प्लेन रखेंगे लेफ्ट राइट, ये राइट था, मिडल में लेफ्ट हो गया। CH3 किसमें जाएगा? फिर C2H5 है, फिर घुमाओ 180, 180 घुमाएंगे तो क्या होगा? देखो ये पलटेगा। 180 का मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे तो OH आ गया इधर, CH घूम का अपनी जगह आ जाएगा, लेकिन ये C2H5 जाएगा ऊपर, CH3 कहां आएगा? नीचे। अब देखो अगर हम इसको यहां रखें तो ये C2H5 एथिल ग्रुप जाएगा मेथिल की जगह CH3 की जगह, और ये CH3 जाएगा C2H5 की जगह। यानी यह है यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब, यानी इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? प्रकाशिक सक्रिय। इसको जब हम पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे तो वो नहीं है, अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो ये प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करेगा। और अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रोमो आयोडो, इसे डाल देते हैं क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मेथेन। मेथेन में ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, आयोडीन भी जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन होगा, 4 ग्रुप अलग अलग। फिर ब्यूटेन, इसको यूज लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस चैप्टर और हम लेंगे वो है 2 मेथिल आगे लिख रहा हूं 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूटेन बनोल। ऐसे ही और हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन।
तो इससे एग्जाम्पल लेता हूं, ये ऐसा है Cl C I Br और एक से बताओ H, चारों ग्रुप अलग है, H अलग, Cl अलग, I अलग, Br अलग, किरल कार्बन है और जिसपे किरल कार्बन होगा वो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। इन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अध्यारोपण होता है, किस प्रकार नहीं होता। अब इससे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वो है प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी वह त्रिबिंब समावयवी होते हैं जो एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब होते हैं और परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। वह समावयवी जो एक दूसरे के, जो मूल वस्तु है वो बिंब होगा और उसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, प्रतिबिंब। जो एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब होते हैं वह परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। प्रतिबिंब समावयवी कहलाते। जैसे ये सारे एग्जाम्पल, इनका जो बिंब है उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, और जो अध्यारोपित नहीं होंगे वही क्या कहलाएंगे, प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी जो होते हैं इनके गलनांक, क्वथनांक और अपवर्तनांक समान होता है, लेकिन पीपीएल के तल को घुमाने की दिशा अलग होती है। एक अगर राइट साइड घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, और नंबर थर्ड अपवर्तनांक। समान होते हैं। अलग क्या होगा, केवल पीपीएल को यानी समतल ध्रुवीय प्रकाश को घुमाने की दिशा भिन्न केंद्रहीन होगा। अब देखो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पर बढ़ रहे हैं और आगे रेसमिक मिश्रण पर, ये क्या होता है। अभी हमने पढ़ा जो पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमा दे डी प्लस समावयवी, बाईं ओर घुमा दे एल माइनस समावयवी, तो डी रूप व एल रूप का सममोलर मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। 50% डी और 50% एल। तो ये क्या होता है, डी यानी प्लस व एल माइनस रूप का इक्वल मोलर होता है 50-50% सममोलर मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होता है क्योंकि बाह्य प्रतिकार के कारण ये पीपीएल के तल को ना तो दाईं ओर घुमा पाता ना ही बाईं ओर। एक डी रूप जितना दाईं ओर घुमाता है एल रूप उतना ही बाईं ओर घुमा देता है, यानी रिजल्टेंट जो घूर्णन कोण होता है वो कितना होता है, 0। मान लो डी रूप 50 डिग्री घुमाता है तो एल रूप -50 डिग्री घुमाएगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 50
प्लस माइनस 50 यानी 0। तो बाह्य प्रतिकार के कारण ये पीपीएल के तल को नहीं घुमाता है, और नहीं घुमाएगा तो ये क्या होगा, अर्थात यह है प्रकाशिक इनएक्टिव, अक्रिय होता है। प्रतिबिंब समावयवी का रेसिमिक मिश्रण में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेसिमीकरण। तो प्रतिबिंब समावयवी जो प्रकाशिक सक्रिय होता है का रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है, रेसिमीकरण कहलाता है। ये हम आणविक असममितता में गिरेलता, अगिरेलता, प्रतिबिंब समावयवी, रेसिमीकरण, मिश्रण, इनके बारे में हमने डिटेल से समझ लिया है। अब हम आते हैं नंबर 3 और वो है धारण। कि मैंने तो धारण को अंग्रेजी में बोलता है रिटेंशन, अपनी बात पर कायम रहना। यहां पर क्या कायम रहना होता क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में असममित केंद्र से जुड़े बंधुओं की त्रिविम व्यवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसको हम बोलते हैं धारण। वही अभिक्रिया धारण के साथ संपन्न होती है जिसमें असममित केंद्र से जुड़े बंध वियोजित नहीं होते हैं। मान लो ये असममित केंद्र है कार्बन वाला, इससे जुड़े तीन ग्रुप की यदि त्रिविम विन्यासी व्यवस्था अपरिवर्तित रहे, जैसी पहली है रिएक्शन होने के बाद हुबहू रहे, तो उसको हम बोलते हैं धारण। और ये कब संभव है, जब इस केंद्र से जुड़े बंध नहीं टूटते हैं। कौन से बंध टूटेंगे, पास में बात करेंगे। धारण क्या होता है, यदि अभिक्रिया में असममित केंद्र से जुड़े बंधों की त्रिविम व्यवस्था अनचेंज्ड हो, अपरिवर्तित हो, तो इसे धारण कहते हैं। अर्थात रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद असममित केंद्र की त्रिविम व्यवस्था अपरिवर्तित रहना ही धारण कहलाता है। कौन सी रिएक्शन धारण से संपन्न होगी, वह है अभिक्रिया जिसमें असममित केंद्र, किनेल केंद्र, त्रिविम केंद्र, एक बात है, से जुड़े बंधु, याद रखिए बंध वियोजित नहीं होते, वह धारण द्वारा कंप्लीट
अब ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये कई बच्चों की समझ में आई है और हो सकता है किसी की समझ में नहीं आई। तो समझ में कब आएगी? जब हम एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल लेने की देरी क्या है? ले लो भाई। तो एग्जाम्पल जल्दी से आ जाना। तुझे धारणा याद कर रहा है? तो इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टू मैथिल। ब्यूटेन वन ओल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन। अब दिक्कत क्या होती है कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। पहले बात स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो, ब्यूटेन 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन सीधे एक बंध से जुड़े हैं। ब्यूट का मतलब 4, एयर का मतलब सिंगल बॉन्डेड। 1 पर ओल, ये 1 पर ओल। 2 पर मैथिल, ये 2 पर मैथिल। 1 पर ओल तो एक नंबर कार्बन पर हमने OH जोड़ दिया, 2 पर मैथिल 2 नंबर पर CH3 जोड़ दिया। अब कार्बन की वैलेंस पूरी करो। एक बंध बनाया, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसने 1 2 बंध बनाए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसने बना लिया 1 2 3, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने 1 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हो गया तो मैथिल ब्यूटेन मोनो। ये जो है ये किरण का एक H है, एक CH3 है, एक CH2OH है, एक है CH2CH3। त्रिविम केंद्र है, चारों ग्रुप अलग अलग। अब रिएक्शन में इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? C से जुड़ा हुआ CH2OH, इसी की बात कर रहे हैं। इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। एक जुड़ा हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे HCl। ये किरेल कार्बन है और इसको मान लो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाते हैं। देखो, कार्बन की 4 संयोजकता को जब हम त्रिविम में प्रदर्शित करते हैं तो कैसे होता है? मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये B। जो सीधी लाइन है वो बोर्ड के तल में है। जो डार्क लाइन है जिसको बोलते हैं ठोस वेज, ये बोर्ड से पीछे की ओर, सॉरी आगे की ओर, प्रेक्षक की ओर। हम मान लो ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये जो C है यानी जो ठोस लाइन है वो अपनी ओर है। और जो डैश वेज है, ये डैश लाइन हमने जो खींची है डी वाली, ये बोर्ड के अंदर है। तो ये कार्बन की चतुष्फलक की संरचना है जिसको हम बोर्ड पर ऐसे बनाते हैं। तो मैंने ऐसे ही बनाई है। अब क्या होगा, ये जब HCl से रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड देखो ये टूट रहा है और त्रिविम केंद्र ये। अब क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है लेकिन त्रिविम केंद्र का ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 1 2 3 4, ये बंध नहीं टूट रहे हैं और नहीं टूटेंगे। तो त्रिविम केंद्र से जुड़े समूह की अवस्था ओके वही रहेगी, क्योंकि त्रिविम केंद्र के पास वाला बंध टूट रहा है तो OH गया यहाँ से, H गया यहाँ से, क्या निकल गया? H2। और जहां से OH हटा है वहां चुपचाप आगे जुड़ जाएगा Cl, CH2 Cl CH3, जैसे जैसे वैसे वैसे H CH2, चलो सीधा ही नंबर CH, ये बन गया 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में त्रिविम केंद्र से जुड़े किसी भी बंध का वियोजन नहीं हो रहा है। तो यदि किसी रिएक्शन में त्रिविम केंद्र से जुड़े बंध का वियोजन नहीं होता है तो अभिक्रिया धारण के साथ संपन्न होती है। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, वो है धारण प्रतिलोमन और एसिमीकरण। प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने टॉपिक के पास, अपना डेस्टिनेशन आने वाला है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सा। देखो, तो सिंपल सा एग्जांपल क्या है?
सीधे में त्रिविम संरचना बना। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, लाइन और तिरछी लग रही है तो हम इसको सीधा कर देते हैं, कोई की बात है। एच, अब देखो इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, मैं यहां जोड़ रहा हूं y और y जोड़ रहा हूं जो h की जगह चुपचाप जाके जुड़ जाए, इसमें कोई चेंज नहीं करे, तो ये ऐसा हो जाएगा C2H5, बीच में CH3 था, जहां हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन है, और जहां X था वहां चुपचाप जुड़ के कौन बन गया, y। यानी X को y ने रिप्लेस कर लिया और y वहां जुड़ गया, लेकिन इसके त्रिविम विन्यास में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, धारण। दूसरा क्या था कि ये जो y है ये जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ने के साथ साथ इसके विन्यास को विपरीत कर रहा है। विपरीत कैसे देखो, C इससे जुड़ा हुआ C2H5, हाइड्रोजन राइट था, अब आगे ले यहां तो CH3 है और y आके जुड़ा जहां x था उसके विपरीत, यानी जो विन्यास था उसका प्रतिपन्न हो गया, इससे ठीक विपरीत। तो ये क्या है, प्रतिलोम। अब सपोज करो ये है बंदा A, ये है बंदा B। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि मुझे मिले A तो मिले 50% ये वाला, और B मिले 50% ये वाला, मिले 50%। तो अब जो ये प्रोसेस होगा जिसमें A भी 50% B भी 50%, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमीकरण। तो देखो धारण क्या है, यदि अभिक्रिया में त्रिविम केंद्र से जुड़े अणुओं का विन्यास A परिवर्तित हो तो प्रोसेस को कहेंगे धारण। जहां X था वहां Y आगे जुड़ गया, कोई चेंज नहीं, धारण। यदि विन्यास का विपरीत हो जाए, प्रतिलोमन हो जाए, तो इसको हम कहेंगे प्रतिलोमन। यानी ये जो अभिकरण था इससे जब उत्पाद बना है तो विन्यास का प्रतिलोमन हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रतिलोमन, विन्यास एक दूसरे का विपरीत। और यदि प्रतिलोमन वाला प्रोडक्ट और धारण वाला प्रोडक्ट दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त हो तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेसिमीकरण। तो क्या है बच्चों, या समझ में आया होगा धारण क्या है, प्रतिलोमन क्या है, रेसिमीकरण क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपना टॉपिक क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसएन रिएक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं SN1 अभिक्रिया, और उसके बाद हम लेंगे SN2 अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है। क्यों होती है उसका जवाब हम ढूंढेंगे। तो देखो हम ले रहे हैं SN1 अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू। आगे टॉपिक पर घूमते घूमते शुरू किया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ध्रुवण गुणकता से, फिर हम पहुंचे आणविक असममितता, रेशमिक मिश्रण, प्रतिलोम समावयवी, धारण, धारण प्रतिलोम रेशमीकरण। अब आगे टॉपिक SN1 अभिक्रिया। अब देखो SN1 अभिक्रिया जो है यह है रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है। रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होने का सीधा सा मतलब है कि इस अभिक्रिया द्वारा हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब सवाल ये आता है कि इसमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त क्यों होता है, कारण। हमें पता है कि SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोनाइन बनता है जिसका संकरण होता है sp2, और sp2 संकरण के कारण उसकी संरचना होती है समतल त्रिकोणीय। परिणाम स्वरूप आने वाला नाभिक स्नेह दोनों दिशाओं से आक्रमण करता है। यदि प्रारंभ में लिया गया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय हो तो हमें D व L समावयवी
बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल समान मात्रा में हो क्या कहलाता है? रेसिमिक मिश्रण। तो देखो SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोधनाइन बनता है। sp2 संग्रहण के कारण इसकी किसकी कार्बोधनाइन संरचना समतल त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अतः आने वाला गुंडा नाविक स्नेही यानी आक्रमणकारी नाविक स्नेही दोनों दिशाओं से जुड़ता है। कंडीशन क्या है? यदि प्रारंभ में या प्रारंभ छोड़ देते हैं, यदि एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय हो तो उत्पाद में डी में एल रूप की समान मात्रा यानी समान मात्रा का मतलब क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होती है। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। लैंग्वेज तो हमने लिखी है, जैसे 2-bromo octane when potassium hydroxide की रिएक्शन। देखिए 2-bromo octane का मतलब है 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इस पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो। अभी कार्बन कितना में 2 हुए, 6 कार्बन और होंगे तभी ऑक्टेन होगा। तो यहाँ पर कार्बन तो हो जाएंगे 6, लेकिन हाइड्रोजन देखो कितना होंगे? 6 का टोटल 12 और 2 14, 14 में से 1 घटा दो। ये जो कार्बन है ये प्रकाशीय सक्रिय, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक CH3, एक C6H13, तो ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन हो गया। 1 2 2 ब्रोमो, तब फिर आगे 6 कार्बन जुड़ गए CH2 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 CH3 यानी C6H13। अब देखो रेसिमिक मिश्रण कैसे प्राप्त होगा? तो पहले पद में क्या होता है देखो, इसको समझते हैं। तो ये अपना यहां से जब निकलेगा तो कार्बन नहीं बनेगा, ये अपना कार्बन बनेगा। कैसा बनेगा? चलो शुरू से लेते हैं। Br ये CH3 भी अपना बदला हाइड्रोजन C6H13। Br निकलेगा, क्या बनेगा? कार्बन है, देखिए कैसे बनेगा? CH3H C6H13 प्लस ये दूंगे अपना मलदा कार्बन। प्रकाशीय सक्रिय है, आने वाला जो नाभिक नहीं है हाइड्रोक्साइड,
इस दिशा से भी अटैक करेगा और इस दिशा से भी अटैक करेगा। दोनों दिशाओं से अटैक क्यों करेगा? क्योंकि संरचना इसकी समतल त्रिकोणीय, जैसे बॉर्डर दिख रही है वैसे। अब ये इस साइड से भी आने की संभावना है, इस साइड से भी आने की संभावना है, दोनों साइड से आएगा तो दोनों प्रकार के उत्पाद होने की संभावना होगी। देखो क्या होगा, इसमें जब अटैक करेगा, ये OH ने अटैक कर दिया कार्बन पर, कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3, फिर इससे जुड़ा हुआ है H, और फिर इससे जुड़ा हुआ है C6H। ये अगर एल है तो ये कितना परसेंट है? 50%। इस साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? देखो ये OH ने अटैक किया कार्बन पर, इससे जुड़ा हुआ है CH3, एक इससे जुड़ा हुआ है H, एक इससे जुड़ा हुआ है C6H3। वो एल है, ये D प्लस है, ये भी कितना है? 50%। तो क्योंकि कार्बोनाइट की समतल त्रिकोणीय संरचना है तो डी और एल ग्रुप समान मात्रा में प्राप्त होंगे, यानी हमें क्या मिलेगा? रेसमिक मिश्रण। बात क्लियर? डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लेते हैं SN2। SN2 अभिक्रिया वाल्डन प्रतिलोपन या वाल्डन प्रतिपल द्वारा संपन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि आने वाला नाभिक से कहां से अटैक करेगा? पीछे से। इसीलिए प्राप्त उत्पाद का विन्यास विपरीत होता है। शुरू में अगर हमने माइनस लिया है तो एंड में हमें क्या मिलेगा? प्लस। तो देखो SN2 क्रिया किससे संपन्न होती है? वाल्डन प्रतिपन बोलो या वाल्डन इन्वर्जन बोलो, प्रतिलोमन बोलो, एक ही बात द्वारा संपन्न। इसका भी कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। इसमें आने वाला नाभिक नहीं, एल्किल हैलाइड के पीछे से आक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से विपरीत होता है। इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे तेज हवा में छाता। तो इसमें आक्रमणकारी गुंडा धातु नाभिक नहीं, एल्किल हैलाइड के पीछे से आक्रमण करता है, जिससे प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिकारक से ठीक विपरीत होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? इससे वाल्डन प्रतिलोम। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे तेज हवा में छाता, अम्ब्रेला। देखो कंडीशन इसके लिए भी यही है कि जो प्रारंभ में लिया गया एल्किल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए? तो मैं लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय, यानी उसके पास क्या होना चाहिए? असममित केंद्र। प्रकाशिक सक्रिय होगा तभी वाल्डन इन्वर्जन दिखेगा, अन्यथा दोनों का विन्यास समान ही होगा। तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ब्रोमो ऑक्टेन, तो देखिए 2 ब्रोमो ऑक्टेन, CH3 H C6H30, ये है -2 ब्रोमो ऑक्टेन।
ये हाइड्रोक्साइड आएगा भाई और अटैक करेगा पीछे से, ये जाएगा यस। इसमें क्या बनेगी मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, कैसे बनेगी देखो, सी इससे जुड़ा हुआ CH3, इससे जुड़ा हुआ H, C6H13 एक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है, आ जाना आ जाना, जब याद सताए दिलदार हमारी गली आ जाना। और ब्रोमीन कह रहा है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे तो जा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा नया दोस्त मुबारक हो। तो ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ब्रोमीन जा रहा है, जाने दो, जाने वाले जाएंगे, किस किस को रोकेंगे। तो OH कार्बन को जुड़ गया, इससे जुड़ा हुआ है CH3, फिर जुड़ा हुआ है H, फिर जुड़ा हुआ है C6H13। ये माइनस है, ये होगा प्लस 2। अभी क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2, तो माइनस ऑक्टेन 2, सिंपल से रिएक्शन। ये L माइनस है, ये D प्लस। अब SN2 रिएक्शन में आने वाला नाभिक नहीं, क्योंकि एल्किल हैलाइड के पीछे से अटैक करता है, इसीलिए प्राप्त विन्यास अभिकार के विन्यास से उल्टा होता है। ये माइनस वाला है, उत्पाद क्या होगा प्लस वाला, और ये अगर प्लस वाला होगा तो उत्पाद क्या होगा माइनस वाला। तो यहाँ पर हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू को डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में लास्ट लेक्चर विलोपन अभिक्रिया व धातुओं से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।